गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। पिछली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको स्टोरी जो है 1935 से लेके 42 तक की स्टोरी जो थी वो मैंने आपको सुना दी थी। और आज की क्लास जो है उसमें हम 1942 से लेके 43 से लेके बेसिकली हम जो है जब तक हमारा भारत जो है वो रिपब्लिक नहीं बन जाता 26 जनवरी 1950 तब तक की स्टोरी जो है वो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपका पिछली स्टोरी का बैकग्राउंड जो है वो मैं बता देता हूँ कि हमने जो है क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो स्टार्ट कर दिया था 1942 को। ठीक है, उसके तीनों फेजेस जो है वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। पहला फेज आपका अर्बन फेज होता है, देन उसके बाद रूरल फेज होता है, देन उसके बाद अंडरग्राउंड फेज जो है वो होता है। यहीं पे मैंने इंदू की स्टोरी जो है वानर सेना वाली वो भी सुना दी थी आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे आते हैं स्टोरी में 1937। तो यहाँ पे आप देखते हो कि इलेक्शंस जो है 1937 के इलेक्शंस होते हैं। 11 प्रोविंसेस होती हैं, 11 में से 8 में कांग्रेस जो है वो अपनी मेजॉरिटी जो है प्योर मेजॉरिटी बना लेती है। 2 में कांग्रेस जो है कोलिशन के साथ गवर्नमेंट बना लेती है और एक जगह पे इंडिपेंडेंट सरकार जो है कोई दूसरी सरकार वो वहां पे अपनी ये जो है सरकार जो है वो बना लेती है। और मुस्लिम लीग जो थी उसको एक भी सीट नहीं मिली और इनफैक्ट जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे आपके पंजाब के और बंगाल के, वहां पे भी मुस्लिम जो थे उनको वोट जो है वो नहीं मिली, वहां से भी वो कोई भी सीट जो है वो नहीं ले सके। इसी वजह से क्या होता है, मुस्लिम लीग 1940 में अपना जो सेशन करेगी, 1 मार्च 1940 में अपना सेशन करेगी ये लाहौर में, लाहौर। और इस लाहौर सेशन में पहली बार जो है एक सेपरेट नेशन की मांग जो है वो की जाएगी, सेपरेट नेशन की मांग जो है वो की जाती है। देन एक और सेशन होता है 1943 में, ये सेशन होता है कराची सेशन, कराची सेशन। इस सेशन में क्या होता है कि जो ब्रिटिश होते हैं उनको कहा जाता है कि आप जो है क्विट इंडिया के साथ साथ ये नारा देते हैं, यहाँ पे कांग्रेस क्या नारा दे दी थी क्विट इंडिया का, और ब्रिटिश ये जो है आपके मुस्लिम लीग जो है वो नारा देती है डिवाइड एंड क्विट इंडिया, कि इंडिया को डिवाइड करो और उसके बाद क्विट करो और चले जाओ, डिवाइड एंड क्विट इंडिया। ठीक है, तो ये जो है ये स्टोरी आपकी 1943 की, आज से अभी से ये स्टोरी जो है ये शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इंडिया जो था, जो बेसिकली आपकी कांग्रेस जो थी वो बार बार कह रही थी कि क्विट इंडिया करो, और ये जो ये थे मुस्लिम थे ये इस पे अड़े हुए थे कि क्विट इंडिया क्विट करने से पहले एक सेपरेट नेशन जो है वो बना के जाओ। ठीक है, अब इस वजह से क्या हुआ, ये जो है ब्रिटेन इंडिया को कहता है, ऑल ओवर इंडिया को, दोनों को, मुस्लिम लीग और जो बाकी की पार्टीज हैं, कांग्रेस हो गई, हिंदू महासभा हो गई, उन सबको कहते हैं कि एक कंसेंसस पे आओ। ठीक है, मुझे तुम्हारा ही नहीं समझ में आ रहा है, एक कह रहा है क्विट इंडिया करो और दूसरा कह रहा है पहले डिवाइड करो देन इंडिया को छोड़ो, तो तुम ऐसे करो, एक कंसेंसस बनाओ और फिर मेरे पास आओ, फिर जो तुम बोलोगे मैं कर लूंगा। ठीक है, तो इसी के बेसिस के ऊपर आपका सी राजा जी फॉर्मूला, इसको सी राजा जी फॉर्मूला भी कहते हैं, CR फॉर्मूला भी कहते हैं, और सी राजा गोपालाचारी फॉर्मूला भी कहते हैं, और राजा गोपालाचारी फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, तो एक ही बंदा है सी राजा गोपालाचारी। उन्होंने उनको जो है गांधी जी ने ड्यूटी लगाई उनकी कि आप जो है एक ऐसा फॉर्मूला तैयार करो जिसपे हिंदू भी मान जाए, मुस्लिम भी मान जाए और हिंदू भी मान जाए। ठीक है, दोनों मान जाए, हिंदू मान जाए और मुस्लिम मान जाए। मुस्लिम चाहता है डिवाइड और उसके बाद क्विट इंडिया करना, अंग्रेजों को कहना कि पहले डिवाइड करो देन क्विट इंडिया करो, और हिंदू क्या चाहता है या कांग्रेस क्या चाहती है, वो चाहती है क्विट इंडिया। ठीक है, कि इंडिया को छोड़ दो, बाद में हम डिसाइड कर लेंगे कि किस तरीके से जो है वो करना है, क्विट करना है, मतलब डिवाइड करना है इंडिया को के नहीं करना। तो सी राजा गोपालाचारी जो है उनकी ड्यूटी लगाई जाती है गांधी जी के द्वारा, और उनको कहा जाता है कि आप एक ऐसा फॉर्मूला जो है वो तैयार करो जिसमें दोनों जो है वो संतुष्ट हो जाए, एक कंसेंसस जो है वो बन जाए। ठीक है, तो ये सी राजा गोपालाचारी जो है ये फॉर्मूला बनाने को इनको कहा जाता है 1944 में। ठीक है, एग्जैक्ट इसका टाइम है मार्च 1944। तो मार्च 1944 को जो है गांधी जी इनकी ड्यूटी जो है वो लगा देते हैं और ये फॉर्मूला लेके पहुंचते हैं जून 1944 तक ये जो है अपना फॉर्मूला बना लेते हैं और दोनों को बुला लेते हैं। ठीक है, गांधी को भी बुला लेते हैं और जिन्ना जो है उनको भी बुला लेते हैं। बेसिकली पूरे इंडिया में जितनी भी पार्टीज थी, हिंदू महासभा होगी वो सारी होगी। ठीक है, लेकिन मैं उनको जो मेन 2 कैरेक्टर वो यही है। ठीक है, गांधी और जिन्ना, या एक नेहरू, JL नेहरू। ठीक है, ये मेन कैरेक्टर है। अब इन सबको बुला लिया जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला डिस्कस करने के लिए CR फॉर्मूला।
ठीक है। तो सीआर फॉर्मूला जो है वो 1944 में आता है, जिसमें क्या प्रपोज किया जाता है, दो तीन बातें इसमें प्रपोज की जाती हैं। सबसे पहले ये प्रपोजल दिया जाता है कि हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले ब्रिटेन को इंडिया से निकाल देते हैं, ठीक है। ब्रिटिश को कहते हैं कि आप इंडिया छोड़ के चले जाओ, बाद में हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें जो है वो क्या करना है, ठीक है। पहली बात क्या कही जाती है कि ब्रिटेन को निकालो। दूसरी बात क्या कही जाती है कि अगर हमें क्या कहते हैं, मुस्लिम जो है वो अलग सेपरेट नेशन जो है उसकी डिमांड कर ही रहे हैं, तो हम ऐसे करते हैं कि हम प्लेबिसाइड करवा लेते हैं। और मुस्लिम डिमांड कहां कहां पे कर रहे थे, एक पंजाब में और दूसरे बंगाल में। वो चाहते थे बंगाल जो है उसको ईस्ट पाकिस्तान बना दिया जाए और पंजाब जो है उसको वेस्ट पाकिस्तान जो है वो बना दिया जाए, ठीक है। तो मुस्लिम जो है इसकी डिमांड मेनली थी, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन यहीं पे ज्यादा थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सी राजागोपालाचारी जो है, मेरे मुंह से सीआर दास निकल जाए तो सी राजागोपालाचारी ही समझना, ठीक है। सीआर दास की डेथ जो है वो हो चुकी है, ठीक है। तो सी राजागोपालाचारी जो है वो बताते हैं कि हम ऐसे करते हैं कि ये जो स्टेट्स है ना दो, पंजाब और बंगाल, यहां पे प्लेबिसाइड करवा लेते हैं, ठीक है। और लोगों से वोटिंग करवा लेते हैं। अगर तो वो चाहेंगे कि देश जो है उसको अलग कर दिया जाए, हमें अलग देश जो है वो बना दिया जाए, तो बना देंगे, ठीक है। अगर नहीं मानेंगे तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो प्लेबिसाइड की बात जो है वो होती है, ठीक है। अब प्लेबिसाइड और रेफरेंडम दो चीजें होती हैं, दोनों में डिफरेंस समझ लो। अगर तो सरकार ने पहले फैसला नहीं लिया है, ठीक है, एक चीज है कि सरकार लोगों से पूछती है कि हम ये फैसला लेने जा रहे हैं, तो आप जो हो उसके ऊपर प्लेबिसाइड जो है वो होता है, ठीक है। कि अभी दोनों की डिवीजन नहीं हुई, लोगों से पूछा जाएगा कि क्या इनकी डिवीजन कर दें, उसके लिए लोग अगर वोटिंग डालेंगे तो उसको प्लेबिसाइड कहा जाएगा। दूसरी बात, रेफरेंडम किसको कहा जाएगा, अगर दोनों देशों की डिवीजन कागजों में हो चुकी है, बोल दिया गया, देन उसके बाद लोगों से पूछा जाए कि वो हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसको रेफरेंडम कहा जाता है, ठीक है। एक बार सरकार ने डिसीजन बना लिया, उसके ऊपर बाद में वोटिंग हुई, उस चीज को रेफरेंडम कहा जाएगा। सरकार लोगों से पूछ रही है कि हम ये डिसीजन लें या ना लें, उसको प्लेबिसाइड कहा जाएगा, ठीक है। तो ये डाउट भी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। तो प्लेबिसाइड करवाने को कहा जाता है कि अगर लोग प्लेबिसाइड में मान जाएंगे फिर अलग देश जो है वो बना लेंगे। तीसरी बात, अब अगर देश अलग बनता है उसके बावजूद भी हम क्या करेंगे, अपनी आर्मी जो होगी वो कॉमन रखेंगे, अपनी करेंसी जो होगी वो कॉमन रखेंगे। बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी थे ये सी राजागोपालाचारी, की करेंसी रखेंगे, एक साइड पे गांधी की फोटो, दूसरी साइड पे जिन्ना की फोटो, ठीक है। तो पाकिस्तान जो है वो काउंटर करेंसी बनाते ही नहीं कभी, अगर इस चीज के लिए मान गए होते, ठीक है। दूसरा, आर्मी कॉमन होती तो भाई भाई से कैसे लड़ता, ठीक है। आर्मी तो कॉमन है, दोनों में लड़ाई नहीं होती। तो यहाँ पे बहुत से मसले जो थे इसी क्लॉज के तहत जो थे वो सुलझ जाते, लेकिन ये फॉर्मूला फेल हो गया। फेल क्यों हुआ, जिन्ना कहते कि ये जो प्लेबिसाइड होना है ना, अगर आप प्लेबिसाइड करवा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ जो मुस्लिम्स जो है ना वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। पंजाब के जो मुस्लिम हैं और वेस्ट बंगाल के जो मुस्लिम्स हैं या बांग्लादेश के मुस्लिम जो हैं वही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगर वो कह देंगे कि प्लेबिसाइड हो, अगर वो मान जाएंगे, ठीक है, तो क्या कहते हैं, अब क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है वो, ठीक है, और पंजाब भी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ पे जो पंजाबी है उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा इस प्लेबिसाइड में। यहाँ पे जो हिंदू रह रहा है उसको वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे अगर कोई और रिलीजन का बंदा रह रहा है उसको भी वोट देने का अधिकार जो है वो नहीं दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ के मुस्लिम्स वही प्लेबिसाइड में पार्ट लेंगे। देन देख लेंगे अगर 50% से ज्यादा मुस्लिम ने मना कर दिया तब जो है डिवीजन नहीं होगी, तो और अगर मना नहीं किया तब जो है वो डिवीजन हो जाएगी। तो गांधी कहते हैं ये तो कोई डेमोक्रेटिक तरीका नहीं हुआ, ठीक है, कि तुम लोग सिर्फ मुस्लिम से पूछो, ना पंजाबियों से पूछा, सिखों से पूछा, ना तुमने हिंदुओं से पूछा, तो इस चीज का कोई मतलब नहीं बनता। दूसरी बात, जिन्ना कहते कि अगर प्लेबिसाइड करवाना ही है, ठीक है, तो क्यों ना ब्रिटिश के जाने के बाद क्यों करवा रहे हैं, जब ब्रिटिश यहाँ पे तो अभी करवाते हैं प्लेबिसाइड, ठीक है। तो इस वजह से कांग्रेस जो थी, कांग्रेस कहती नहीं, प्लेबिसाइड तो इसके जाने के बाद ही होगा, ब्रिटिश के जाने के बाद ही होगा। और इसी के साथ गांधी जिन्ना टॉक, इसको गांधी जिन्ना टॉक भी कहा जाता है, जब ये गांधी यहाँ पे आएंगे जून 1944 में, जून 1944 में ये डिस्कस किया जाता है। यहाँ पे गांधी जिन्ना टॉक होते हैं और ये टॉक जो होते हैं ये फेल हो जाते हैं। उसी के साथ ये जो आपका सी राजागोपालाचारी फॉर्मूला जो होता है ये भी फेल हो जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या आएगा। ये हो गया आपका सीआर फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे इसी हिस्ट्री में दो बंदे बैठे होते हैं, एक है देसाई, बुल्ला भाई देसाई, और दूसरा है लियाकत अली, ठीक है। देसाई लियाकत पैक्ट,
देसाई लियाकत पैक्ट, इसका ईयर है जनवरी 1945, ठीक है। तो ये दो बंदे बैठे हैं यहाँ पे, और देसाई जो है, बुल्ला भाई देसाई, ये उस टाइम पे जो काउंसिल बनी है ना, जो एक साइड पे मैंने बताया ना ब्रिटिश है, तो जो जो आपकी मेन गवर्नमेंट है वो तो ब्रिटिश ही है, ठीक है। और एक जो लोग जो हैं वो ऑपोजिशन में बैठे हैं, ठीक है। तो जो बुल्ला भाई देसाई हैं वो कांग्रेस के ऑपोजिशन के लीडर हैं, ठीक है। कांग्रेस के ऑपोजिशन के लीडर, इनको चुना हुआ है बुल्ला भाई देसाई को। और ये जो लियाकत अली हैं, ये कौन है? ये डेप्यूटी ऑपोजिशन लीडर है मुस्लिम लीग की तरफ से, ठीक है। तो ये डेप्यूटी ऑपोजिशन लीडर है मुस्लिम लीग की तरफ से, और ये है ऑपोजिशन में लीडर बुल्ला भाई देसाई कांग्रेस की तरफ से, ठीक है। ये मेन लीडर है ऑपोजिशन लीडर, ये डेप्यूटी ऑपोजिशन लीडर जो है ये है, ठीक है। अब क्या होता है, ये कहते हैं कि बुल्ला भाई देसाई और लियाकत अली दोनों बैठते हैं, कहते हैं कि हम इतने बड़े नेता, ठीक है, और अगर हम चुप रह जाएंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे तो हिस्ट्री में हमारी बात नहीं होगी कभी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, चुपचाप से अपने में ही अपना पैक्ट एक बना लेते हैं और उसको साइन भी कर लेते हैं। उसमें ये क्या कहते हैं कि हम जो है फिलहाल डिवीजन नहीं करते, अंग्रेजों को जाने देते हैं, उसके बाद आधे मंत्री कांग्रेस के ले लेंगे और आधे मंत्री मुस्लिम लीग के ले लेंगे, और चुपचाप से अपनी सरकार जो है वो बना लेंगे, किसी को नहीं बताते, चुपचाप अपने आप में ही पैक्ट जो है, दोनों मिलकर पैक्ट जो है वो साइन कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है मोहम्मद अली जिन्ना लियाकत अली को बुलाते हैं अपने पास, ठीक है, और जोर से कान के नीचे उनके लगाते हैं, ठीक है। तो और जो कांग्रेस है वो बुल्ला भाई देसाई को बुलाती है, ठीक है। कांग्रेस कहती है कि हम ऐसे मारपीट नहीं करेंगे, हम बड़ी शालीन पार्टी है, तो वो उसकी मीठी मीठी सी बेइज्जती करते हैं, उसके कान के पीछे ना इसका शेरगिल का सॉन्ग लगा देते हैं, बुल्ला की जाना मैं कौन, ठीक है। तो वो हल्की हल्की बेइज्जती जो है वो फील करता है, और उसी के साथ देसाई लियाकत पैक्ट जो है ये भी खत्म हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे, जो ब्रिटेन का जो ये होता है गवर्नर जनरल होता है, उस टाइम पे वॉवेल होता है, ठीक है, उसके ऊपर ना प्रेशर आ जाता है थोड़ा सा कि ये जो है, जब कांग्रेस बार बार कह रही है कि पार्टीशन नहीं होनी चाहिए और मुस्लिम लीग बार बार कह रही है कि पार्टीशन जो है वो होनी चाहिए, तो इतने में वर्ल्ड वॉर 2 जो होती है वो भी खत्म हो जाती है, ठीक है। 1945 जो है वो आ चुका है और वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब इसको बुलाया जाएगा वॉवेल को, और वॉवेल प्लान जो है ये बनाया जाएगा, ठीक है। वॉवेल प्लान जो है ये बनाया जाता है जून जुलाई 1945 के आसपास, ठीक है। तो वॉवेल जो है या वेवल जो है, इसको बुलाया जाता है वहां पे, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको वहां पे बुलाती है और उसको कहती है कि देख, कांग्रेस कह रही है कि पार्टीशन जो है वो नहीं करवानी, ठीक है। और कांग्रेस जो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे भी देख लिया कि 11 में से 10 प्रोविंसेस में कांग्रेस जीत गई, ठीक है। तो वो कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, तो ये कांग्रेस की बात जो है वो ज्यादा सुनते हैं। तो ये कहते हैं क्राउन, ब्रिटिश क्राउन जो है वो कहता है कि देख वेवल, इधर पास बैठ मेरे, और तेरे को हम 2-3 ऑप्शन जो है वो देते हैं, ठीक है, कि हम ना ऐसे करेंगे, हमारी 2 बातें तू मान ले, ठीक है, और अगर तू उसमें सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, तो तेरी जिंदगी जो है ना वो मतलब स्वर्ग बना देंगे हम, ठीक है। तो वो कहते हैं कि शर्तें ये है कि सबसे पहले तू कांग्रेस जो है या इंडिया जो है उसको मना ले डोमिनियन स्टेटस के लिए, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस के लिए। वॉवेल कहता है कि देखो भाई, वो तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कोशिश कर लूंगा, ठीक है। तो ब्रिटेन वाले कहते हैं कि देख, अगर डोमिनियन स्टेटस के लिए नहीं मानते, यानी कि स्वराज के लिए बना ले, ठीक है, स्वराज। और कांग्रेस क्या चाहती है? पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये जो है कहता है कि ये तो नहीं मानेगी, तो ये कहते हैं ब्रिटिश, इसको कहते हैं कि देख, अगर तुझे ये करवाना ही पड़े, क्या कहते हैं, स्वराज, पूर्ण स्वराज उनको देना ही पड़े, तो तू ऐसे कर, किसी भी तरीके से बिना पार्टीशन, विदाउट पार्टीशन जो है तू इंडिया से बाहर आ जा, ठीक है, कि इंडिया की पार्टीशन जो है वो नहीं करनी, और बिना पार्टीशन के तू जो ऐसे कर, इंडिया से बाहर आ जा। तो ये क्या करेगा, वॉवेल प्लान जो है ये बनाया जाएगा, और ये प्लान बनाएगा आपका यहाँ पे शिमला में ये पहुंच जाएगा, और जून जुलाई के आसपास जो है ये दोनों को बुलाएगा। ये कहेगा कि ठंडी वादियां होगी वहां पे, और मतलब दोनों ठंडे दिमाग से आएंगे, जिन्ना भी ठंडे दिमाग से आएगा और गांधी जो है वो भी ठंडे दिमाग से आएगा, तो इतना भड़केंगे नहीं मेरे ऊपर, ठीक है। तो ये जून जुलाई में बना लेता है और इनको कॉल कर देता है कि देखो, तुम ना यहाँ पे आ जाओ और हम मिलके ना बातचीत करते हैं, ठीक है। तो मैं वहां से मेरे को जो बुलाया था उन्होंने, तो उन्होंने मेरे को एक प्लान जो है वो देके भेजा।
तो हाँ, हमने उसके ऊपर जो है बातचीत करनी है। कांग्रेस कहती है कि अगर तो बात होगी पार्टीशन की फिर हम नहीं आ रहे, ठीक है, अगर पार्टीशन की बात करनी है तब हम नहीं आ रहे। मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि अगर पार्टीशन की बात नहीं होगी फिर मैं नहीं आ रहा, ठीक है, मैं तभी आऊंगा अगर पार्टीशन की बात होगी। कांग्रेस कहती है मैं तभी आऊंगी जब पार्टीशन की बात नहीं होगी, ठीक है। तो वो कहते हैं देखो ऐसे करो, मैंने लाची वाली चाय बनाई है, साथ में तुम्हें पकौड़े भी बना के खिलाऊंगा, ठीक है। दोनों बसें भर के शिमला पहुंच जाते हैं, ठीक है। जब शिमला पहुंचते हैं तो वो कहते हैं लाओ चाय लाओ, तो कहता है चाय बाद में पिलाऊंगा, पहले मेरा प्लान सुनो, प्लान सुनोगे फिर चाय पिलाई जाएगी, ठीक है। तो यहां पे इनको बुलाया जाता है शिमला में, उसको शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो कहते हैं, ठीक है। शिमला कॉन्फ्रेंस ये होगी आपकी 1945 जून जुलाई में, ठीक है। यहां पे बिठा के इनको कहा जाता है कि ये देखो इस तरीके से मेरा प्लान है कि हम जो है इंडिया की डिवीजन जो है वो नहीं करते, लेकिन एक कंसेंसस पे आ जाओ तुम लोग, ठीक है। तो जिन्ना जो होते हैं वो बहुत क्या कहते हैं वो होते हैं एडमेंट होते हैं कि पार्टीशन तो जो है वो होके ही रहेगी, ठीक है। वर्बल जो है वो इनको कहते हैं इतने में जब जिन्ना कह देते हैं ना कि पार्टीशन तो होगी होगी, पार्टीशन के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो जो हिंदू महासभा होती है वो वहां से उठ के चली जाती है, वो कहती है कि ठीक है चाय पीनी है, चाय हम मोदी से बनवा लेंगे, ठीक है, तो हम तो जा रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि देखो अगर पार्टीशन, इतने में ये कह के चले जाते हैं, निकल जाते हैं। कांग्रेस कहती है कि देखो अगर पार्टीशन की बात करनी है तो फिर तो हम भी जा रहे हैं, ठीक है। वर्बल जो है ये जिन्ना को साइड में लेके जाते हैं, जिन्ना को कहते हैं कि देख तू मेरे से कुछ भी मांग ले, एक पार्टीशन के सिवाय तू मेरे से कुछ भी मांग ले, मैं जो है वो तेरे को दे दूंगा, लेकिन पार्टीशन मत मांग भाई। उधर मेरे को ब्रिटेन ने बोला है कि पार्टीशन जो है वो किसी भी तरीके हालत में पार्टीशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो जिन्ना यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मान लेता है, ठीक है। वापस आते हैं ये और जिन्ना कहते हैं कि ठीक है अगर पार्टीशन नहीं करनी तो आज के बाद जो कोई बिल भी बनेगा मुस्लिम से रिगार्डिंग, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बिल बनेगा तो उसके ऊपर जो मुस्लिम लीग होगी उसको वीटो का अधिकार जो है वो होना चाहिए, ठीक है। वीटो के अधिकार का मतलब क्या होगा कि अगर कांग्रेस में 545 मेंबर्स हैं, ठीक है, और इनमें से 10 मेंबर जो है वो मुस्लिम लीग के हैं, बाकी के सारे 535 मेंबर जो है वो कांग्रेस के हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 10 मेंबर्स हैं मुस्लिम लीग के, इन्होंने एक बिल लाया, हाइपोथेटिकली मान लो ट्रिपल तलाक बिल लाया, तलाक तलाक तलाक, ठीक है। ट्रिपल तलाक वाला बिल जो है ये लेके आते हैं और इन सबने 535 की मेजॉरिटी ने उस बिल को पास कर दिया। लेकिन अगर मुस्लिम लीग की वीटो का मतलब क्या होगा, ये 10 मेंबर्स ने कह दिया कि ये बिल पास नहीं होगा तो ये बिल पास नहीं होगा, ठीक है। ये था उस टाइम पे वीटो का मतलब, ठीक है। तो गांधी जो है वो इस चीज के लिए मानते नहीं, और जो आपकी शिमला कॉन्फ्रेंस जो होती है या वेवल प्लान होता है ये भी खराब हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टोरी। इतने में क्या होता है कि रिन म्यूटनी हो जाती है, ठीक है। और रिन म्यूटनी से पहले क्या होता है, आपकी इंडियन नेशनल आर्मी वो बन जाएगी और उसी के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस जो है और उसी के साथ साथ इंडियन आर्मी के ट्रायल्स जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। तो 1946 में आपकी रिन म्यूटनी हो जाती है। अब रिन म्यूटनी से पहले मैंने आपको जो है इंडियन नेशनल आर्मी जो है उसकी फॉर्मेशन करवानी है, ठीक है। तो कल मैंने आपको बोला था ना कि सुभाष चंद्र बोस जो है उनको लेके आएंगे स्टोरी में। अब स्टोरी करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी की, ठीक है। ये स्टोरी यहीं से कंटिन्यू करेंगे, यहीं से पकड़ेंगे, लेकिन ये बीच में लिंक टूटता है, ये लिंक बनाने जा रहा हूं आपका, ठीक है। रिन और साथ में इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी। ये स्टोरी के लिए एक सीरीज भी बनी हुई है, ठीक है। आप वो देखना चाहो तो देख सकते हो। वो जो विकी कौशल का भाई है ना, उसकी स्टोरी है द अनसंग हीरोज ऑफ इंडिया। एक मिनट मैं देख के बता देता हूं आपको। उसमें ये सारी जो इंडियन नेशनल आर्मी की जो स्टोरी है, द फॉरगॉटन आर्मी आजादी के लिए, ठीक है, द फॉरगॉटन आर्मी आजादी के लिए 2020 की सीरीज है ये। और उसी के साथ जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं उनको मैंने 2-3 सीरीज और भी बताई थी, वो क्योंकि वो क्लास जो थी वो सिर्फ उनके साथ शेयर की गई थी, तो आपको भी बता देता हूँ। वैसे तो आपके काम का है नहीं क्योंकि आपके पेपर में आना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जनरल नॉलेज के लिए कोई सीरीज देखना चाहते हो तो आप ये देख सकते हो, रॉकेट बॉयज, ठीक है। उसमें जो हमारा जो पोखरण टेस्ट जो होता है उसके बारे में सब कुछ बताया गया है, ठीक है। और उसके अलावा 2-3 और सीरीज है वो भी देख सकते हो। इसके 2 सीजन है वो देख सकते हो, इसका एक ही सीजन है। ये बाद में थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, ये बहुत अच्छी है। और उसके अलावा एक बोरिंग सी सीरीज है लेकिन सारी हिस्ट्री और पॉलिटी उस सीरीज से समझ में आ जाएगी आपको। उस सीरीज का नाम है भारत की खोज। भारत की खोज बहुत पुरानी है, यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। और हो सकता है इसके 50-60 एपिसोड्स हो, ठीक है।
वापस आते हैं अपनी स्टोरी पे। तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्टोरी जो है पहले वो स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद विंड म्यूटनी पे चलेंगे, ठीक है। तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्टोरी कहां से स्टार्ट होती है? मैंने आपको जब रेवोल्यूशनरीज करवा रहे थे तब हमने किया था राज बिहारी बोस, ठीक है। बोस क्या करेंगे? बी से बोस, बी से बॉम्ब, ठीक है, याद हो आपको। तो मैंने आपको बताया था कि राज बिहारी बोस जो है ये क्या करते हैं, इंडिया का प्रिंस जो है वो इंडिया आया होता है, सॉरी वो आया होता है इंडिया, ब्रिटेन का जो प्रिंस होता है वो इंडिया आया होता है। और राज बिहारी मीनवाइल जो इंडिया का जो वो होता है वाइसरॉय होता है लॉर्ड हार्डिंग, वो कहता है कि मैं हाथी पे जो है सवार होके चांदनी चौक से गुजरूंगा, ठीक है। तो राज बिहारी बोस जो है वो क्या करते हैं, वो प्लान बनाते हैं उसको बॉम्ब से उड़ाने का, ठीक है। तो उसके ऊपर बॉम्ब जो है वो फेंक देते हैं और लॉर्ड हार्डिंग तो वो तो नहीं मरता उस टाइम पे, और उसकी जगह पे वो जो होता है जो बेचारा इंडियन ही होता है वो जो हाथी जो होता है उसको चला रहा होता है, उसको आई थिंक महाबत कहते हैं, ठीक है। तो वो जो है उसकी मौत हो जाती है और राज बिहारी बोस क्या करते हैं, वो भाग के यहाँ पे आ जाते हैं, सिंगापुर आ जाते हैं। देन उससे पहले ये जापान वगैरह जो है और भी बहुत से देशों में आएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाते हैं और जापानीज जो है वो भी इनके दोस्त जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। और बाद में क्या होता है, जापानीज जो है वो इंडियन जो सोल्जर जो है उनको कैप्चर करेंगे और ये क्या करेंगे, राज बिहारी बोस जो है ये जापानीज को बताएंगे कि ये तो ऑलरेडी उनसे जो है ब्रिटेन जो है उससे तंग है, तो आप ऐसे करो कि क्यों ना हम इन्हीं को ट्रेन करके और इनको जो है वो हम ब्रिटिश के खिलाफ जो है वो लड़वाते हैं, आप इनको ट्रेन करके मुझे दे दो और मैं जो कोई इंडियन लीडर जो है उसको बुला के इसकी कमान जो है वो उनको उसको सौंपा दूंगा और देन वो जो है वो क्या कहते हैं वो ब्रिटेन के साथ लड़ाई करेंगे, ठीक है। और जापान जो है वो उस टाइम पे वो भी ब्रिटेन के ऊपर अटैक कर रहा था। मैंने कल की क्लास में बताया था कि वो यहाँ तक बर्मा तक पहुंच चुका है, ठीक है। ये तो बांग्लादेश है, यहाँ पे बर्मा तक जो है वो पहुंच चुका है, ठीक है, जो रंगून वाला एरिया वहां तक ये पहुंच चुका है। अब अगला अटैक उसने यहाँ पे करना था, ठीक है। अब वो अटैक उसने कहां से किया था, किसके थ्रू? यही इंडियन नेशनल आर्मी जो थी इनके थ्रू जो है ये अटैक करता है, इन्हीं को ट्रेन करके जो है वो भेजा जाता है, ठीक है। तो इंडियन नेशनल आर्मी का अगर आइडिया पूछ लिया जाए कि आइडिया किसका था, तो वो आइडिया था राज बिहारी बोस का, ठीक है। अब इसको फाउंड किसके द्वारा किया गया था? फाउंड इसको किया गया था कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा, कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह इनके द्वारा जो है वो फाउंड किया गया था। लेकिन बाद में कैप्टन मोहन सिंह से जो है TAIN कैप्टन मोहन सिंह से जो है इसकी कमान नहीं संभाली गई। देन ये जो थी इसको लीड किया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, SC बोस, ठीक है। तो ये जो है ये इसको लीड करते हैं और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1942 में। 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी की फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है। एक बिरादरी रेजोल्यूशन था, उसके थ्रू बिरादरी रेजोल्यूशन ऑफ 1942 उसके थ्रू जो है इंडियन नेशनल आर्मी जो है उसकी फॉर्मेशन जो है वो कर दी जाती है, ठीक है। उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जो है 1943 में, अक्टूबर 1943 में एक इंडिपेंडेंट सरकार जो है वो भी अनाउंस कर देते हैं कि एक इंडिपेंडेंट सरकार जो है वो बनाई जाएगी और वो जो आपकी इंडिपेंडेंट सरकार होगी वो कहलाई जाएगी आरजी हुकूमत आजाद हिंद, ठीक है। आरजी हुकूमत HUKUMAT हुकूमत आजाद हिंद, आजाद हिंद, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस जो थे ये काफी लिबरल थे, ठीक है, सोशलिस्टिक आइडिया जो थे उसको मानते थे, ठीक है, कम्युनिस्ट नहीं थे। इस वजह से इनके जितने भी कमांडर्स वगैरह होंगे ना वो मुस्लिम होंगे, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट के ये जो है ये क्या कहते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट ये जो बोस जो है वो खुद एक हिंदू है, ठीक है, उसके बावजूद भी इनके जो इनकी ये जो होंगी जो इनकी ब्रिगेड्स होंगी उनके नाम भी काफी ज्यादा ऐसे ही उर्दू से रिलेटेड होंगे, उनके जो कमांडर्स होंगे वो भी काफी ज्यादा जो होंगे ऐसे ही होंगे, ठीक है, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो ये थी आरजी हुकूमत आजाद हिंद, इस नाम की वो जो है क्या कहते हैं गवर्नमेंट जो है ये इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट जो है ये स्टैब्लिश कर देते हैं। और उसी के साथ साथ इनकी ब्रिगेड्स के नाम नोट कर दो ब्रिगेड्स जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है जो स्टैब्लिश की गई थी। सबसे पहली है आजाद ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड, इसको लीड किया जाता था गुलजारा सिंह के द्वारा, गुलजारा सिंह।
सेकंड थी ब्रिगेड इनकी नेहरू ब्रिगेड, ठीक है, मैंने बताया था ना इनकी और नेहरू की बहुत ज्यादा बनती थी। सेकंड ब्रिगेड का नाम था नेहरू ब्रिगेड, इसको लीड किया जाता था गुरबख्श सिंह ढिल्लों के द्वारा, ठीक है। थर्ड ब्रिगेड थी सुभाष ब्रिगेड, इसको इस ब्रिगेड को लीड किया जाता था शाह नवाज खान, ठीक है, ये उनके मेन लीडर थे, ठीक है, शाह नवाज खान, ठीक है। और थी उसके अलावा एक विमेन ब्रिगेड जो थी वो भी बनाई हुई थी, जिसको ऑल विमेन ब्रिगेड कहा जाता था, और उसी के साथ साथ झांसी ब्रिगेड भी कहा जाता था, ठीक है। और इसको लीड किया जाता था लक्ष्मी सहगल के द्वारा। लक्ष्मी सहगल, ये वही लक्ष्मी सहगल हैं जो आगे जाके जो आपके प्रेसिडेंट बनेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके अगेंस्ट जो है ये इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी फॉर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये वही लक्ष्मी सहगल है, तो इनको जो है झांसी ब्रिगेड का जो कमांडर जो है, कैप्टन जो है वो बनाया जाता। उसके अलावा इन्होंने एक ब्रिगेड और बनाई थी, गांधी ब्रिगेड। ये कटाक्ष थी गांधी के ऊपर ही, ठीक है, मैंने क्योंकि बताया था इनकी आइडियोलॉजी जो है वो कभी नहीं मिलेंगी। तो गांधी के तरीके जो है वो क्या हुआ करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके हुआ करते थे, नॉन वायलेंस के तरीके हुआ करते थे। उन्होंने इस ब्रिगेड में, गांधी ब्रिगेड में उन लोगों को भरा और उन लोगों को यह काम दिया कि तुम्हें क्या करना है, अपनी बॉडी के ऊपर बॉम्ब लेके जाना है, ठीक है, ह्यूमन बॉम्ब बनना है और टैंक के नीचे जो है खुद से आ जाना है, ठीक है, और जिससे कि टैंक जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये काम दिया जाता था गांधी ब्रिगेड को, ठीक है। और जो बंदे खुद मरने के लिए तैयार होते थे उन्हीं को इस ब्रिगेड में, गांधी ब्रिगेड में भर्ती किया जाता था। और वहां पे इनका नारा जो है वो यही हुआ करता था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। तो वो नारा स्पेशली गांधी ब्रिगेड के लिए था। उसके अलावा ये जो है एक परेड सॉन्ग जो है वो भी गाया करते थे। इनका परेड सॉन्ग जो है वो हुआ करता था, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ठीक है। तो वो जो है वो इनका ब्रिगेड सॉन्ग, परेड सॉन्ग जो है वो हुआ करता था, या कह लो कि इनका मार्चिंग सॉन्ग जो है वो हुआ करता था। उसके अलावा इनकी जो आर्मीज थी उनका मोटो हुआ करता था, मोटो था इनका इत्तेफाक, स्पेलिंग लिख लेना क्योंकि कंफ्यूज हो गए आप, ITTE इत्तेफाक, FAQ, ठीक है। इत्तेफाक का मतलब होता है यूनिटी, एक होता है आपका इत्तेफाक, ठीक है, वो नहीं लिखना, IKETEFAQ, ये होता है इत्तेफाक यानी कि कोइंसिडेंस, ठीक है। लेकिन ये नहीं है, ये है इत्तेफाक यूनिटी, साथ में इत्तिमाद, ITIMAD, इत्तिमाद का मतलब होता है फेथ, और थर्ड होता है आपका कुर्बानी। ये एक ही लाइन थी, कुर्बानी का मतलब होता है सेक्रीफाइस। इत्तेफाक, इत्तिमाद, कुर्बानी, ठीक है, ये इनका मोटो जो है वो हुआ करता था, ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी ये जो आर्मी जो थी ये आपकी इनके द्वारा लीड होती हुई सुभाष चंद्र बोस लीड करते करते इस आर्मी को पहुंचा देते हैं बर्मा तक, ठीक है। बर्मा के बाद इनकी वहां पे दोबारा से लड़ाई होती है और जो सीरीज मैंने आपको बताई उसमें जो है वो सारी स्टोरी बताते कि कैसे कैसे वो बर्मा तक पहुंचे, लेकिन बर्मा में वो जो है वो वहां पे हार जाएंगे ब्रिटिश आर्मी के द्वारा, ठीक है। तो ब्रिटिश आर्मी क्या करेगी, इनको कैप्चर कर लेगी, ये जितने भी इंडियंस इनके खिलाफ आए थे। अब हुआ क्या है कि आपकी आर्मी जो थी उसने रिवोल्ट कर दिया है, ठीक है। और आर्मी जो होती है वो कभी भी वो जो है वो रिवोल्ट नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि आर्मी की ट्रेनिंग जो है वो इसी तरीके से होती है क्योंकि आर्मी से आप कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आर्मी अपनी सरकार के खिलाफ जो है वो रिवोल्ट कर दे। अब आर्मी ने अपनी सरकार के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया है, उस वजह से क्या होगा कि अब वो पकड़े गए हैं तो उनकी सजा भी उतनी ही क्रूर जो है वो होनी चाहिए। तो इस वजह से क्या किया जाएगा, ये जो आपका लाल किला जो है वहां पे ओपन ट्रायल्स जो है वो रखे जाएंगे कि लोगों के सामने इनके ट्रायल्स होंगे और लोगों के सामने ही इनको फांसी जो है वो दी जाएगी, ठीक है। तो इन ट्रायल्स में कौन कौन पकड़े जाते हैं, इन ट्रायल में पकड़े जाते हैं पीके सहगल, देन जीएस ढिल्लों, ये लक्ष्मी सहगल जो है ये इन्हीं पीके सहगल की वाइफ है, ठीक है। जीएस ढिल्लों और शाहनवाज खान, ठीक है। शाहनवाज खान, इन तीनों के, ये और भी उसमें बहुत से लोग थे, पीके सहगल आपके प्रेम कुमार सहगल, ठीक है। तो इनके खिलाफ जो है ये रिपोर्ट जो है ये सारे ये होंगे, ठीक है, सॉरी ट्रायल जो है इनके खिलाफ रखे जाएंगे और अंग्रेज जो है वो इनके ऊपर जो है सबके सामने जो है मुकदमा जो है वो चलाया जाएगा। सारी जो कोर्ट की हियरिंग्स वगैरह होंगी वो सारी ओपन होगी, ठीक है। लाल किले में वो मुकदमा जो है वो चलाया जाता है और इंडिया में से कौन जो है इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, इनको वहां से छुड़ाने के लिए कौन जाएंगे, JL नेहरू, ये इनका मुकदमा लड़ेंगे और उसी के साथ साथ तेज बहादुर सप्रू
बहुत से जो आपके ये जो है ना ये जो रेवोल्यूशनरीज जो है उनके लिए तेज बहादुर सप्रू जो है वो मुकदमा लड़ने जो है वो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे साल के पैसे जो है एक ही साथ ले लिया करते थे कि एक आध मुकदमा जो है वो मेरे को आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बहुत से मुकदमे इन्होंने लड़े, तेज बहादुर सप्रू, उसके अलावा आसिफ अली, बुल्ला भाई देसाई, वही बुल्ला की जाना मैं कौन वाला, ठीक है, बुल्ला भाई देसाई, और के.एन. काटजू, ठीक है। तो ये लोग जो हैं इनके मुकदमे जो है लड़ेंगे और बहुत से जो है प्रोटेस्ट किए जाएंगे कि इनको जो है वो क्या कहते हैं फांसी जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बीच में से कुछ को हो जाएगी, कुछ को नहीं होगी, ठीक है, कुछ को छोड़ दिया जाएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देन इसी देखा देखी में क्या होगा इसी देखा देखी में रिन म्यूटनी जो है वो हो जाएगी, रिन म्यूटनी, ठीक है। ये वाली म्यूटनी किनके द्वारा की गई थी आर्मी पर्सोनल्स के द्वारा। रिन म्यूटनी जो है रॉयल इंडियन नेवी जो है, रिन का मतलब है रॉयल इंडियन नेवी, ये जो है ये भी म्यूटनी जो है ये कर देगी, ये म्यूटनी कर देगी 1946 में, ठीक है। ये म्यूटनी जो है ये किस वजह से कर देगी, इसमें जो आपके ये जो है वहां से जब ये जंग वगैरह जो है ये जीत के आई है, बॉम्बे में म्यूटनी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, तो ये जो है वहां से जंग जीत के आई है आपकी वर्ल्ड वॉर से, ठीक है। ब्रिटेन की तरफ से गए थे, वहां से ये जो है जंग जो है ये जीत के आए हैं। तो जो इसके इनमेट्स होते हैं ना 18 फेब 1946 को ये क्या करते हैं, इसके जो रेटिंग्स जो होते हैं, रेटिंग्स कहा जाता है सेलर्स को, ठीक है। तो जो रेटिंग्स जो होते हैं इसके वो क्या करते हैं, वो इसके डेक के ऊपर जो है क्विट इंडिया जो है वो लिख देते हैं, ठीक है। और वो क्यों लिखते हैं, ये म्यूटनी किस वजह से हुई थी, ये चाहते थे कि हमारे भत्ते जो है वो बढ़ाए जाए, ठीक है, कि हमारी सैलरी जो है वो बढ़ाई जाए, इस वजह से ये म्यूटनी जो है ये कर दी जाती है। तो जो आपके वल्लभ भाई पटेल जो है वो इनके पास पहुंचते हैं कि देखो यार ये शोशे वोशे जो है ये करने जो है वो तुम बंद करो, और कुछ ही सालों में आजाद देश जो है वो आजाद होने वाला है, अगले साल आजाद हो ही जाना है आपका देश, ठीक है। तो इनको नहीं ना पता था तब तक कि कब तक देश आजाद होगा, तो ये कहते हैं एक दो सालों में देश जो है वो आपका आजाद हो ही जाएगा, तो तब देख लेना, ठीक है। तो लेकिन होता क्या है कि ये जो है दूसरा इन्होंने इसको इस वजह से भी करने के लिए मना किया था क्योंकि जो इंडियन नेशनल आर्मी जो रिवोल्ट किया था ना, वो रिवोल्ट किया था देश की आजादी के लिए, ठीक है। लेकिन जो रिन म्यूटनी वाले जो रिवोल्ट कर रहे हैं ना, ये किस वजह से कर रहे हैं, अपने सेल्फिश गेन्स के लिए, ये चाहते हैं कि हमारी सैलरी जो है वो बढ़ाई जाए। तो इसको जो है वो हम ये नहीं देख सकते कि ये इनका मोटिव जो है वो देश को आजाद करवाना है, इनका मोटिव है कि इनके भत्ते जो है वो बढ़ने चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने रिवोल्ट जो है ये कर दिया। तो जैसे ही 1946 में रिवोल्ट होता है या रिन म्यूटनी होती है, उसके बाद क्या होता है, जो ब्रिटिश प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उनके ऊपर प्रेशर जो है वो आ जाता है, ठीक है। वापस चलते हैं अपनी स्टोरी पे। 1946 में जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होते हैं 46 एटले, ठीक है, एटले जो होते हैं ये स्पीच देते हैं कि अब इंडियंस जो है, हमारी आर्मी जो है, रॉयल नेवी जो है उसने भी रिवोल्ट कर दिया, उससे पहले आर्मी जो थी उसने भी रिवोल्ट कर दिया, अब इंडिया से भागने का मौका टाइम जो है वो आ गया है। अगर कहीं हम इंडिया में और ज्यादा रह गए तो अपनी पिटाई होने वाली है, ठीक है। पिटाई होने से बेहतर है चुपचाप जो है वो हम निकल आए, ठीक है। तो इसी वजह से एक कैबिनेट मिशन जो है या कैबिनेट प्लान जो है वो भेजा जाएगा आपका मार्च 1946 में। कैबिनेट प्लान मार्च 1946, ठीक है। तो मार्च 1946 में कैबिनेट प्लान जो है वो भेजा जाएगा, उसमें इंडियंस को कहा जाएगा कि तुम ऐसे करो, अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना लो, अपनी सरकार जो है वो चुन लो, ठीक है। और क्या कहते हैं बस हमें हमारी जो है वो पिटाई मत करना, ठीक है। जो तुम्हें करना है, जो तुम्हारे मन में आता है तुम करो, ठीक है। लेकिन वॉवल जो है वो अभी भी यहीं पे है, इंडिया में ही है, और वो कांग्रेस और इनको जो है वो दोबारा बुलाते हैं। तो वो कहते हैं कि देखो तुम्हें कह दिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह जो है वो लिखना तुम स्टार्ट करो, ठीक है। और तुम्हारी इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो भी हम बनवा देते हैं, तो तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह जो है उसको लिखना जो है वो तुम स्टार्ट कर दो, और क्या कहते हैं अपनी सरकार जो है वो आगे जब इलेक्शन हो गए तो अपनी सरकार बना लेना, और हम जो है वो हम यहाँ से जाने वाले हैं, ठीक है। तो कांग्रेस कहती है कि अगर तुम जा रहे हो तो पार्टीशन की बात तो तुमने बताई नहीं कि करके जा रहे हो कि नहीं करके जा रहे हैं, अगर तो करके जा रहे हो तो हम तुम्हारे साथ नहीं है। मुस्लिम लीग कहती है अगर नहीं करके जा रहे तो हम तुम्हारे साथ नहीं है। वावल को आ जाता है गुस्सा, वावल कहता है देखो मुझे नहीं पता पार्टीशन होनी है नहीं होनी, लेकिन अगर तुम ऐसे ही अड़े रहे, मैं अपनी सारी की सारी फोर्सेस
एक झटके से निकाल के जो है मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। बाद में यहाँ पे दंगे भड़कते रहे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मैं कोई भी ब्रिटिश जो है वो नहीं छोड़ूंगा कि तुम उसको मारो या कुछ भी करो, मैं अपने ब्रिटिश लेके मैं चले जाऊंगा, ठीक है। तो ये जो है ये थोड़ा कांग्रेस और ये जो है ये थोड़ा उस टाइम पे डर जाती है। तब क्या होता है, वॉवेल ने जब इतना बड़ा बयान दे दिया तो वॉवेल जो है उसको वापस बुलाया जाता है, ठीक है। वॉवेल जो क्राउन ने भेजा था, एटली ने, प्राइम मिनिस्टर एटली, वो जो है वॉवेल को वापस बुला लेते हैं और नया वाइसरॉय जो है या नया गवर्नर जनरल जो है उसको भेजा जाता है, वो है आपके माउंटबेटन। माउंटबेटन वही बंदा है जब मैंने आपको बताया था ना प्रिंस ऑफ वेल्स, तो ये उसका फर्स्ट कजन है, ठीक है। यानी कि जो क्राउन जो है उसका भी ये फर्स्ट कजन है। उसके अलावा ये बंदा पहला तो हो गया कजन ऑफ क्राउन, ठीक है। दूसरा, जब जंग हारा था, जब नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर बॉम्ब फेंका जाता है और जापान जो है वो जंग हार जाता है, तो जापान ने माउंटबेटन के सामने ही सरेंडर जो है ये किया था। और उसी के साथ साथ ये नेवी कमांडर भी है, नेवी कमांडर ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। और इसी के सामने जापान जो है उसने सरेंडर किया था। डेट थी उस दिन 14 अगस्त 1945, ठीक है। 14 अगस्त 1945। तो इसके लिए 14 अगस्त जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है माउंटबेटन के लिए, ठीक है। तो माउंटबेटन जो है उसको बुलाया जाता है, तो उसको कहा जाता है कि हम ऐसे कर रहे हैं, तेरे को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो बना के भेज रहे हैं। तो माउंटबेटन कहता है कि देखो यार, मेरे को नहीं जाना वहां पे। वो पूछते हैं रीजन, कहता मैं नहीं चाहता कि हिस्ट्री में जो है वो ये लिखा जाए, या हिस्ट्री मेरे को ये, ब्रिटेन की हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, कि ब्रिटेन की हिस्ट्री जो है वो मेरे को एक ऐसे गवर्नर जनरल के तौर पे देखे जिसने ब्रिटिश क्राउन का जो सबसे चमकता हुआ हीरा था उसकी पार्टीशन करवा दी, ठीक है। तो ये जो है माउंटबेटन, अब माउंटबेटन को सारी पावर्स देके भेजा गया था कि देख पार्टीशन होती है तो होने दे, चुपचाप तुम वहां से निकल के आओ। क्यों? क्योंकि नेवी भी रिवोल्ट कर चुकी है, ठीक है। तो ये जो है इसको सारी पावर्स जो है वो देके भेजा हुआ था, ठीक है, भेजना था अभी। तो अभी फिलहाल तो ये मान नहीं रहा है। तो माउंटबेटन के दिमाग में अब वो आना नहीं चाहता था। तो क्या हुआ कि माउंटबेटन ने ना एक अपने दिमाग में उसी टाइम पे एक जुगत लड़ाई। तो वो कहता है कि मैं एक शर्त पे आऊंगा, अगर जो ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर है एटले, इसका जो आपका जो ऑफिशियल जहाज जो होता है ना, एयरप्लेन जो होता है, अगर वो मुझे दिया जाएगा तब मैं आऊंगा। इसको था, माउंटबेटन को था कि ये कहां एग्री करेंगे उसके ऊपर, और मेरा जाना जो है वो कैंसिल हो जाएगा। मैं शर्त ही इनके सामने ऐसी रख लेता हूं कि वो जो है वो शर्त माने ना, और क्या कहते हैं, मेरा काम भी बन जाएगा, ठीक है। और मेरे को इनको ना भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम लोग ही नहीं मेरी शर्त माने, इस वजह से मैं नहीं जा रहा। एटली कहते ले ले और चले जाओ, ठीक है। तो माउंटबेटन को उस टाइम पे बड़ा दुख हुआ, लेकिन वो आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो वो अब माउंटबेटन इंडिया आएगा, माउंटबेटन प्लान लेके, जिसको 3 जून प्लान भी कहते हैं। 3 जून प्लान उसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि एटली ने ये माउंटबेटन को ये कह के भेज दिया था कि जून 1948 तक भारत को आजादी दे देनी है, ठीक है। तो ये पावर देके कि कैसे भी कर जून 1948 तक भारत को आजादी जो है वो मिल जानी चाहिए। तो इसी वजह से इसको 3 जून प्लान भी कहा जाता है, ठीक है। तो माउंटबेटन इंडिया आ गया 1947 को माउंटबेटन इंडिया आ जाता है, माउंटबेटन प्लान लेके। अब करते हैं माउंटबेटन प्लान। तो ये क्या करता है, 23 मार्च के आसपास, 23 मार्च 1947 को, 23 मार्च 23 मार्च 1947 को माउंटबेटन एटली के प्लेन लेके इंडिया में लैंड करता है। इंडिया लैंड इस तारीख को 23 मार्च को, ठीक है। तो इंडियन मीडिया जो है पहुंच जाता है वहां पे, ठीक है। तो वो जो आपकी अदालत नहीं लगाता, वो जो बंदा रजत शर्मा, हाँ रजत शर्मा उसका नाम है, तो वो जो है वो पहुंच जाता है वहां पे। तो वो इनसे पूछता है कि जनता जो है वो जवाब चाहती है कि इंडिया को आप आजादी जो है वो कब तक दे रहे हो, ठीक है। तो माउंटबेटन कहता है कि मुझे जो है एटली ने जैसा मेरे को कह के भेजा है कि जून 1948 तक जो है वो हमें आजाद जो है वो कर देना है। वो कहता है अभी तो उसमें 1.5 साल पड़ा है, ठीक है, कि 47 मार्च 23 मार्च चल रही है, तो अगर अप्रैल भी लेके चले तो अभी जो है उसमें 1.5 साल जो है, ऑलमोस्ट 1.5 साल जो है, या साल तो पड़ा ही है, ठीक है।
कि तब तक जो है वो आजादी तुम्हें दे देंगे, ठीक है। तो ये कहता है, रजत शर्मा कहता है कि नहीं, जनता का आपके ऊपर ये आरोप है कि आप लोग जो हो सही तारीख जो है वो नहीं बताते, ठीक है, गोलमोल सी बातें जो है वो करते रहते हो, ठीक है। इतने में माउंटबेटन जो था उसको जेट लैग भी हुआ था, इतनी दूर से आया था, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसके दिमाग में वही होता है कि हाँ 15-14 अगस्त जो है वो इसके लिए काफी ज्यादा फेमस डेट रही होती है, तो इससे इसके ध्यान में वही चीज आ जाती है, तो वो गुस्से में आके कह देता है यार 15 अगस्त को दे देंगे तुम्हें आजादी, ठीक है, खुश। अब आजादी देनी कब थी, जून 48 से पहले पहले, ठीक है। इसने ईयर नहीं बताया, इसने डेट बता दी कि 15 अगस्त को आजादी जो है वो तुम्हें दे दी जाएगी। अब यहां पे 1948 ऑफ जून, ठीक है। अब जून के बाद अगस्त जो है यहां पे आनी है, जून के बाद आनी है अगस्त 15, ठीक है। लेकिन एटली ने क्या कह के भेजा है, जून 1948 से पहले पहले आजादी जो है वो देनी है। इसी वजह से 15 अगस्त 1947 जब ये लैंड हुआ है उसके 4-5 महीनों के अंदर ही आजादी जो है वो देनी पड़ेगी, ठीक है। डेट इसने अनाउंस कर दी है 15 अगस्त 1947, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 की डेट जो है ये डिसाइड हो जाती है। थोड़ी देर में क्या होता है, इतने में ये अपने काम वगैरह जो है ये करने लग जाता है, और पार्टीशन जो है वो तो अब इनएविटेबल जो है वो हो ही चुकी थी, ठीक है। तो क्या कहते हैं, उसके साथ, हाँ एक मिनट, एक चीज छूटी है बीच में आपकी कुछ, उससे पहले ना ये जो थी यहां पे इन्होंने, मुस्लिम लीग ने एक डे सेलिब्रेट किया था जिसको, मेरे को डे मिल नहीं रहा, डायरेक्ट एक्शन डे कहते हैं उसको। वो कौन से, यस, कैबिनेट मिशन में जब ये आए थे ना यहाँ पे, ठीक है, कैबिनेट मिशन जब भेजा गया था, जब कांग्रेस नहीं मान रही थी पार्टीशन के लिए, तब मुस्लिम लीग क्या कहती है कि 1946 अगस्त 16 को ये जो है डायरेक्ट एक्शन डे जो है ये मनाएंगे अगर कांग्रेस पार्टीशन के लिए नहीं मानती, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन डे उस दिन मनाया जाता है और मुस्लिमों को जो है वो कह दिया जाता है कि अपना देश जो वो ऐसे नहीं मिलेगा, और नारा दिया जाता है लड़के लेंगे पाकिस्तान, ठीक है। तो वो जो है क्या कहते हैं, बहुत से दंगे जो है पूरे देश में जो है वो दंगे वगैरह जो है वो फैल जाते हैं, और जिस वजह से कांग्रेस को फाइनली जो है मान जाती है कि हम जो है पार्टीशन जो है वो कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से डायरेक्ट एक्शन डे के थ्रू 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे होता है। जब कैबिनेट मिशन में कांग्रेस नहीं मान रही थी इसके लिए, उसके लिए पार्टीशन के लिए, तब मुस्लिम ने डिसाइड कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो होगा, ठीक है। अब आते हैं वापस, उसी वजह से जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ ना तो बहुत से दंगे जो थे वो फैल गए। अब वोवेल जो है ये धमकी दे देगा कि मैं जो है सारी एडमिनिस्ट्रेशन लेके निकल रहा हूं, ठीक है, तुम दंगों में मरते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस वजह से वोवेल जो है वो वापस आ गया, देन माउंटबेटन जो था उसको भेजा गया, ठीक है। अब आते हैं वापस माउंटबेटन के पास, 15 अगस्त जो है फाइनली डिसाइड हो गया, और पार्टीशन के लिए उन्होंने एक बंदा बुलाया, रेडक्लिफ कहता है कि बताओ कहां पार्टीशन होनी है। तो ऐसे करो कि हम वो जो है जिप्सी निकालो और जिप्सी पे चलते हैं घूमने और देखते हैं कैसे किस तरीके से पार्टीशन होनी है। तो लोग उसको कहते हैं भाई तेरा दिमाग खराब है, उधर नंगी तलवारें लेके घूम रहे हैं मुसलमान और पंजाबी, साथ में हिंदू भी, ठीक है, तेरे को मार काट देंगे, ऊपर से है तो गोरा, ठीक है, तीनों की दुश्मनी है तेरे साथ। तो वो क्या करता है, फिर ऐसे करो, कहता मेरे सामने मैप लेके आओ, इतना उन्होंने रेडक्लिफ को डरा दिया, कहता मेरे सामने मैप लेके आओ, वो मैप को देख के ही ऐसे एक लाइन खींच देता है, ठीक है, जिसको बाद में रेडक्लिफ लाइन जो है वो कहा जाएगा। अब इस लाइन खींचने की वजह से क्या हुआ कि बीच में जो घर आते थे ना लोगों के, वो घर ऐसे हो गए कि घर का आगे वाला हिस्सा जो है वो कहां पे आ रहा है, इंडिया में, और घर का जो बैकग्राउंड है पीछे वाला हिस्सा वो जो है जहां पे उन्होंने अपने गाय वगैरह जो है वो बांधी हुई है वो चला गया है पाकिस्तान में, ठीक है। तो होता क्या है, अगले दिन जब उठते हो, जब रेडक्लिफ लाइन जो है वो खींच दी जाती है, तो ये बंदा क्या करता है, यहां से वीजा लेके पाकिस्तान जाता है, वहां से अपनी गाय का दूध निकाल के इंडिया में आता है, इंडिया में उसको महंगा करके बेचता है कि जी इंपोर्टेड दूध है, पाकिस्तान से है, ठीक है, मजाक के लिए बता रहा हूं। लेकिन सच में ऐसा हुआ था कि ये जो है आपके घर जो थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, ठीक है। उसके बाद रेडक्लिफ के जाने के बाद दोबारा से इसकी सही ओरिएंटेशन जो है वो की गई, ठीक है, घरों को या एक साइड पे कर दिया गया या दूसरे साइड पे जो है वो कर दिया गया, ठीक है। तो जब ये चीज हुई ना तो रेडक्लिफ जो है वो एक बयान देता है, आई वॉज मेड टू डू अ टास्क
that rendered a few of the houses with a front yard in the India and backyard in Pakistan। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये रेडक्लिफ के द्वारा दी गई है। स्टेटमेंट्स इसलिए बताता हूं क्योंकि बहुत टाइम पहले ना यूपीएससी जो आपके जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते थे ना उनमें 2 से 3 स्टेटमेंट्स जो है वो आ जाया करती थी और देन ये पूछ लिया जाता था कि किस बंदे ने ये स्टेटमेंट जो है दी है या किस कॉन्टेक्स्ट में स्टेटमेंट दी है या कौन से मिशन के रिगार्डिंग ये जो स्टेटमेंट जो है ये आई है। ठीक है, वही ट्रेंड दोबारा भी शुरू हो सकता है, उसी वजह से मैं ये स्टेटमेंट जो है ये ऐसे ही बता देता हूं आपको। ठीक है, आपको नोट करनी होती है तो कर लिया करो, नहीं करनी होती तो मत किया करो, क्योंकि फिलहाल के लिए जो है स्टेटमेंट्स नहीं आ रही। जब आने लगेंगी देन क्लासेस जो है वो आपके पास ही रहेंगी, तो उनको जो है देख के वहां से स्टेटमेंट्स जो है वो आप नोट डाउन कर लेना। क्लास आगे बढ़ाते हैं। आई थिंक 1 घंटे से ऊपर की क्लास शायद हो चुकी है। अच्छा, तो आगे क्या होता है? हाँ, 15 अगस्त जो का दिन जो था वो डिसाइड हो गया। हुआ क्या कि एक दिन माउंटबेटन ऐसे ही सो रहा होता है, अभी 15 अगस्त आई नहीं है, सो रहा होता है। इसके घर के बाद ना हाय हाय के नारे जो है वो लगने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो वो अपना जो है कोट वगैरह पहन के बाहर जाता है। ठीक है, नाइट के कपड़े जो होते हैं रोब पहन के बाहर जाता है। और अच्छा, माउंटबेटन के ऊपर भी एक मूवी जो है वो बनी हुई है, 2-3 घंटे की मूवी है। मूवी का नाम है आई थिंक वाइसरॉय। ठीक है, अच्छी मूवी है, थोड़ा सा आपके ये जो प्लान्स वगैरह हैं इनको समझने में आपको मदद हो सकती है। ठीक है, वापस आते हैं। तो होता क्या है कि माउंटबेटन बाहर निकलता है तो बाहर ये देखता है कि बहुत से पंडित जो होते हैं ना वो इसको घेर के बैठे होते हैं। ठीक है, तो सच्ची कहानी सुना रहा हूं। ठीक है, और जो फैक्ट बोलूंगा वो भी सच्चे हैं। ठीक है, तो वो इसको माउंटबेटन को कहते हैं कि माउंटबेटन साहब बात ऐसी है कि 15 अगस्त को हमने भारत का टेवा बनवाया है, 15 अगस्त को हमारा जो शनि जो है ना वो वक्री चल रहा है, तो आप हमें 15 अगस्त को आजादी ना दो। ठीक है, वो कहते हैं यार तुम्हारा दिमाग खराब है, इतने सालों से आजादी मांग रहे हो, अब जब तुम्हें फाइनल डेट भी दे दिया अब तुम्हें इस चीज से प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो कहता है कि 1-2 दिन आगे पीछे कर दूं, कहते हाँ कर दो, चल जाएगा। तो कहते हैं ऐसे करते हैं 14 और 15 की मिडनाइट को आजादी दे दूं, कहते हैं हाँ चल जाएगा, तब दे दो। तो इस वजह से जो आजादी आपको 15 अगस्त को मिलनी थी उसी वजह से आपको 14 और 15 की जो मिडनाइट होता है रात के 12 बजे उस टाइम पे जो है वो आपको आजादी जो है वो दी जाती है। ठीक है, और ये रियल स्टोरी है जो मैंने बताया शनि वक्री वाली। ठीक है, अब आजादी जो है वो दे दी जाती है। तो 15 अगस्त मिटा के लिखता हूं 1 मिनट, क्योंकि एक चीज और समझानी है आपको। हाय, 15 अगस्त 1947 को आपको आजादी दे दी जाती है। 15 अगस्त से लेके 25 अगस्त 1950 तक आपका देश जो है वो डोमिनियन रहता है, डोमिनियन। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस में रहता है। देन उसके बाद 26 जनवरी 1950 को आपका देश जो है वो रिपब्लिक हो जाता है। इसका अपना जो REPUBLIC इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिख दिया जाता है और ये क्राउन से पूरी तरीके से मुक्त जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी सारी स्टोरी इसकी। अब मेरे को कुछ नहीं बचा है, बस इसके बाकी देश जो है आपका आजाद हो चुका है। ठीक है, आप भी आजाद हो चुके हो, आपकी हिस्ट्री जो है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, ग्रुप बी वाले ये बच्चे जो थे उनकी हिस्ट्री बस यहीं तक थी। उसके अलावा एक क्लास सबके लिए बना दूंगा, वो एक क्लास जो है उसमें 5-6 मिनट की क्लास होगी, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट की क्लास होगी, उसमें आंसर कैसे लिखना है वो बताया जाएगा। अब जो ग्रुप बी वाले बच्चे थे, आप जो है आप आज आपका हिस्ट्री का जो ये जो था मॉड्यूल था वो खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच।